भाजपा ने लोकसभा की पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। राजस्थान का अगर जिक्र हो तो 25 सीटें जिनके प्रतिद्वंदियों को प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और 15 नामों की सूची भाजपा ने जारी कर दी है, लेकिन शेष 10 सीटों पर नामों की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। पूरा एनालिसिस फिर आप फर्स्ट इंडिया के जरिए आपने देखा, सीधे और बारीक समझ इस सूची पर आपको हो, इसके लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश जी, सूची ऐसी है कि अगर ऊपर से झांका जाए तो नाम ऐसे हैं कि हाँ देखे हैं, काफी ऑब्वियस लगती है, लेकिन जब गहराई से सूची को समझने की कोशिश करते हैं तो काफी तार्किक और प्रयोगों से भरी हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले करती आई है, जो हार गए उन्हें चुनावों में नहीं उतारना, ज्योति मिर्धा को वापस प्रतिद्वंदी बनाकर प्रत्याशी बनाकर वो भी उन्होंने एक तरीके से तोड़ा है। तो क्या लगता है जो सूची है वो प्रयोगों से भरी हुई सूची है योगेश जी? ये बात सही है जयती की पूरी सूची का अगर निगाह डालें तो प्रयोग दिख रहे हैं। प्रयोग इस तरह से दिख रहे हैं कि साधारण पृष्ठभूमि के नेताओं को टिकट मिला। प्रयोग इस तरह से दिख रहे हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वालों को टिकट मिला। प्रयोग इस तरह से दिख रहे हैं कि हार के बावजूद विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को नागौर से लोकसभा का टिकट मिला जी। कमोबेश बीजेपी ने अपने सर्वे पे भरोसा जताया, विचार परिवार पर भरोसा जताया और कहा जा सकता है कि जो राजस्थान का नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओपिनियन रही हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओपिनियन रही हो और पूरी कोर कमेटी की ओपिनियन रही हो, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और जाना पहचाना नाम, जिनसे मैंने भी राजनीतिक पत्रकारिता की पाठशाला में गुर सीखे थे, अनिल लोढ़ा जी। हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान, वरिष्ठ सहयोगी हमारे। अनिल जी, जिस तरह की सूची है लगातार हम देख रहे हैं और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले सटीक विश्लेषण इन सूची के नामों पर दे दिया था। ये कुछ नाम तो प्रत्याशी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी। वो तो कोई नींद में उठ के भी रात को पूछे तो लोग यही नाम बोलते। जो दो प्रमुख बातें हैं, एक तो ज्योति मिर्धा को टिकट देने वाली। ज्योति मिर्धा के दादाजी नाथुराम मिर्धा, जब 77 में, मुझे याद है, मैं पत्रकारिता में नया नया आया था, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को एक सीट मिली थी, पूरे उत्तर भारत में, और वो थी नागौर की सीट। नाथुराम मिर्धा ने जीती थी। परंपरागत कांग्रेसी परिवार। दो सीटें थी पूरे, एक थी तो उत्तर प्रदेश में, रिमोट में उधर थी, मध्य प्रदेश में। तो ये जो सीट थी राजस्थान की, चर्चा इसी की हुई पूरे देश में। इंदिरा गांधी से लेकर नीचे तक सबने नाथुराम मिर्धा की चर्चा की। पॉलिटिकल फिगर थे, बड़े फिगर थे, बड़ी हस्ती थे। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में आई और विधानसभा चुनाव लड़ी, हार गई। खुद लोकसभा की सदस्य रह चुकी थी, बड़े घर की बहू भी हैं, वो हर तरह संपन्न है, और भानु मिर्धा उन्हीं के परिवार से सांसद रह चुके हैं पहले। तो एक संसदीय परंपरा और राजनीतिक परंपरा वाला परिवार विधानसभा का चुनाव हार गया, और हारे भी किनसे? रामनिवास मिर्धा और नाथुराम मिर्धा में के परिवारों में कभी आपस में नहीं बनी, जब कांग्रेस में साथ थे तब भी। ये खांटी कांग्रेसी परिवार था नाथुराम मिर्धा का, वो थोड़े सोफिस्टिकेशन में थे रामनिवास मिर्धा। तो हरेंद्र मिर्धा रामनिवास मिर्धा के बेटे से ज्योति मिर्धा हार गई थी। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद इस सीट पर उन्हें टिकट दिया गया, क्योंकि वो पूर्व सांसद रह चुकी है, नाथुराम मिर्धा के परिवार से हैं। और इस सीट पर पिछली बार हनुमान बेनीवाल जीते थे, जिनको बीजेपी ने गठबंधन करके सीट दी थी। तो गठबंधन है नहीं, हनुमान बेनीवाल से हो सकता नहीं, और वो भी लोग विधानसभा चुनाव में एक सीट खुद की जीत पाए, तो इसलिए वो इस लायक भी नहीं थे कि वो सीट मांग सकते। इसी से बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर ज्योति मिर्धा को टिकट मिलता है, जो विधानसभा चुनाव हार गई, तो क्या राजेंद्र राठौर को टिकट मिलने के संकेत हैं? क्या सतीश पूनिया को टिकट मिलने के संकेत हैं? क्या और किसी ऐसे चेहरे को जो विधानसभा चुनाव हार गया था, क्या उसे टिकट दिया जा सकता है? देखिए, जैसे भागीरथ चौधरी आ रहे, उनको तो नहीं मिल सकता। 30-32-33 हज़ार वोट आए मात्र। देवजी भाई पटेल को नहीं दिया गया, जमानत गंवा बैठे थे। नरेंद्र खीचड़ ने उतनी बुरी तरह नहीं हारे वो, एक तो उनके लिए रास्ता खुला है आज इस ओपनिंग से, जो ओपनिंग ज्योति मिर्धा को मिली है आज विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद। लेकिन जहाँ विकल्प नहीं है या बहुत कम विकल्प हैं, वहाँ पर तो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी की राजनीति में
सतीश पूनिया पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने 5 साल तक पार्टी के आला कमान के निर्देशों के अनुसार पार्टी की संरचना की, गठित किया उसको पूरे प्रदेश में। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि वसुंधरा जी के पूरे संघनिष्ठ आदमी, हाँ, संघनिष्ठ आदमी पूरी तरह। और उसके अलावा राजेंद्र राठौड़ संघनिष्ठ नहीं है, अलग सेक्टर से आए, कल्याण सिंह कालवी के साथ थे, भैरव सिंह शेखावत के साथ थे, फिर वसुंधरा जी के साथ हुए, फिर वसुंधरा जी के खिलाफ हुए, पर हार गए चुनाव विधानसभा का। ये 2 दिग्गज ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा क्या लगता है कि क्या किसी को इस्तीफा दिला के विधानसभा में आ जाएंगे या लोकसभा में जाएंगे, ये बाहर कैसे बैठे रहेंगे, ये कौतूहल है और जिज्ञासा है पूरी बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक। कांग्रेस में भी जिज्ञासा, पूरी राजस्थानी राजनीति में जिज्ञासा है कि ये 2 दिग्गज बाहर कैसे बैठे रहेंगे, 5 साल तक वनवास काटेंगे क्या। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र राठौड़ जिस तरह राजसमंद में सक्रिय हुए हैं, राजसमंद सीट होल्ड कर रखी है, राजसमंद अजमेर दोनों, अजमेर भी होल्ड है, और अजमेर से सतीश पूनिया, जाट ओरिएंटेड सीट है अजमेर, सतीश पूनिया वहाँ जाके आए हुए हैं। बीच में ये चर्चा चली थी कि विकास चौधरी जो कांग्रेस से जाके एमएलए बन गए, उनको इस्तीफा करा के वो विधानसभा चल जाएंगे सतीश पूनिया, लेकिन मुझे वो फिजूल की बात। अब आपसे मैं वो सवाल करता हूँ जो सभी दर्शक जानना चाहेंगे और जिसका सटीक जवाब आपसे ज़्यादा इस पृथ्वीलोक पर कोई नहीं दे सकता, वो है भूपेंद्र यादव। वो भूपेंद्र यादव सालों पहले जिस गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के आप प्रेसिडेंट रहे थे, उसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के वो छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो छात्र संघ का जब चुनाव लड़े थे तब आप उनको राजनीतिक, उनके सीनियर थे उस ज़माने में। नहीं, मैं पत्रकार था, मेरे दफ्तर में उनका आना जाना था, नवभारत टाइम्स का दफ्तर था, और वो गाए बगाए मेरे से राजनीति के बारे में पूछते रहते थे और मेरे पास आना जाना था। तो कॉलेज का चुनाव जब उन्हें लड़ा तो मेरे पास उठना बैठना था, उनका और लाला बना का जो फेमस है उनके, सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते थे भूपेंद्र यादव के। देखिए, मैंने पेनल्टी कॉर्नर में जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस दिन कहा था कि यादव को मंत्री नहीं बनाने का कारण समझ में नहीं आ रहा। बालकनाथ मौजूद थे, जसवंत यादव मौजूद थे, लेकिन सब जातियों को साधा गया, यादव को नहीं साधा गया। राजस्थान में केवल एक सीट है जहां पर यादव का वोट मायने रखता है, वो अलवर। तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी का प्रत्याशी यादव होगा, इसलिए यादव वोट डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं, उसको साधने के लिए मंत्री बनाना जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कर दिया, मंत्री केंद्र में है भूपेंद्र यादव। एक बात, भूपेंद्र यादव के हरियाणा जाने की बात थी, पर हरियाणा में अब जाट पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट जा रही है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ बीजेपी समझौता नहीं कर रही है। विधानसभा चुनाव भी अलग लड़ रहा था पर अल्पमत में थे, इसलिए समझौता वो साथ लेकर सरकार बना ली। चुनाव दोनों अलग अलग लड़ेंगे, इसलिए जब जाटों की एक राजनीतिक पार्टी साथ नहीं है तब हरियाणा में चुनाव लड़ना कितना सेफ है, एक तो ये इशू है। जबकि गैर जाट को, इसीलिए वो राजस्थान आए। हाँ, जबकि गैर जाट को मुख्यमंत्री बना रखा है और पूरा हरियाणा का जाट इस बात से बराबर आहत है कि 2 टर्म हो गए गैर जाट। कल्पना नहीं थी गैर जाट को, लेकिन मोदी कर सकते थे, मोदी है तो मुमकिन है कि गैर जाट हरियाणा का चीफ मिनिस्टर रह ले 2 बार, और पूर्व मोहम्मद नहीं आया फिर भी रहने दिया। तो भूपेंद्र यादव के लिए हरियाणा कंफर्टेबल नहीं था और अलवर उनके लिए मोस्ट कंफर्टेबल है, जबकि अलवर में लोकसभा चुनाव की इस सीट पर आधी सीटें बीजेपी हार चुकी है। राजगढ़ हारी है, थानागाजी हारी है, ये आपको ध्यान है, किशनगढ़, राजगढ़ हारी है, और वो क्या किशनगढ़, रामगढ़ भी हारी है, मुंडावर। हाँ, तो इसलिए सिर्फ तिजारा बहरोड और अलवर ग्रामीण भी आ रही है। हाँ, अलवर ग्रामीण आ रही है, तिजारा बहरोड और अलवर शहर। मतलब अलवर लोकसभा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उस तरह कंफर्टेबल नहीं है आदमी अजमेर अलवर लोकसभा क्षेत्र में। और भंवर जितेंद्र सिंह के उतरने की पूरी संभावना है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के नजदीक। वो थोड़े से रिस्क लेने में घबराते हैं क्योंकि पद बड़ा हो गया ना, कद बड़ा हो गया, तो आदमी को लगता है यार कि मैं हार जाऊंगा, पहले भी हार गया, तो मेरी वो। लेकिन मैं ऐश्वर्य से भी पूछूंगा, ये वही भूपेंद्र यादव हैं जब बीजेपी की वसुंधरा सरकार प्रचंड बहुमत से जब आई थी तो उस समय राजस्थान की बीजेपी का वॉर रूम के इंचार्ज यही हुआ करते थे, और राजस्थान की जो पूरी गणित है, राजस्थान की राजनीतिक आबो हवा को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, अलवर को भी अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, वसुंधरा के करीबी थे, विश्वस्त थे वसुंधरा के, बाद में वो विश्वस्त नहीं थे। एक समय आया जब वसुंधरा ने उन पर विश्वास उस तरह नहीं किया जैसे कि पहले कर रही थी, वो पहले प्रभारी थे वो। तो भूपेंद्र यादव को हराने की कोई कोशिश नहीं कर सकता बीजेपी के अंदर, आला कमान के प्रतिनिधि हैं, सब जानते, वेल नोन है। इसलिए बीजेपी में चाहे बालकनाथ हो चाहे जसवंत यादव हो, पूरी रैंक एंड फाइल को भूपेंद्र यादव को जिताने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। एक बात मैं ऐश्वर्य से पूछूंगा, भूपेंद्र यादव के लिए कहा जा सकता है कि उनकी जो राजनीति बिल्कुल अलग है,
तमाम राजनेताओं से डिफरेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देते कि क्या कर रहे हैं वो। भूपेंद्र यादव एक ऐसे लीडर हैं कि उनका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। सर अच्छे से जानते हैं इस बात को कि उनसे कोई बात करता है नेता तो मुस्कुराते हैं, फिर पूछते हैं बस फिर क्या हुआ, फिर अगला वो सोचता है कि ये अपना कोई प्रत्युत्तर देंगे, फिर पूछते हैं फिर क्या हुआ, फिर वो हाँ 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 बोलते हुए अंत में कहते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी आपके लिए अच्छा करेगी। इसके अलावा उनके पास जवाब नहीं होता। कार्यकर्ता ये सोच के आता है कि शायद मैं किसी दूसरे कार्यकर्ता की या इधर उधर की बात करूंगा तो फिर वो कहते हैं कि आप पार्टी के साथ लगे रहो और मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। मुझे उनका एक वाकया याद आता है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बार वो आए, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, 163 सीटें आई थी जब वो यहाँ प्रभारी हुआ करते थे। तो आने के बाद एक सामान्य से कार्यकर्ता की तरह ऊपर बैठे थे, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा कि आपका कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा निजी दौरा है। इत्मीनान से आराम से बैठे हुए थे। कई कार्यकर्ता आए इस दौरान, उनको सुनते रहे, उनसे पूछते रहे क्या चल रहा है, और सुनते हुए पूछते हुए उनको कुछ जवाब ना देते हुए बस उनसे यही कहा आप जुटे रहो, पार्टी आपके लिए अच्छा करेगी, पार्टी आपका ध्यान रखेगी, ये कहते हुए निकल गए। दूसरी बात, भूपेंद्र यादव को समझ पाना राजनीति में, मैं जहां तक जिन लीडर्स को समझ पाया हूं, संभवतया आसान नहीं है भूपेंद्र यादव की लीडरशिप को समझ पाना उनका। दूसरी बात ये कि जब वो राजस्थान में यात्रा लेकर आए तो राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा था, सभी को भेजा था। भूपेंद्र यादव हरियाणा से लेकर और अजमेर तक गए थे यात्रा लेकर। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब वो केंद्र में मंत्री बने थे, तो मूल ओबीसी से आते हैं तो एक मैसेज देना चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे। जब वो यात्रा लेकर गए तो इस दौरान एक किस्सा और है, उन्हें लेकर एक गलत बयानबाजी जैसी बातें छपी। उनको लोगों ने कहा कि भाई साहब आपके नाम से गलत बयानबाजी की अखबार में खबर छप गई है। तो मुस्कुराए, और उनके पास ऑलरेडी वो पूरा वीडियो था, पहले से वो वीडियो था जिस वीडियो बहुत इस मामले में बहुत सजग रहते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने, जुबान नहीं पकड़ सकते आप। भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों को उतारा, और जो खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तीनों, कांग्रेस के सामने पिक्चर क्लियर है 15 सीटों को लेकर। और कितनी चुनौती उन दिग्गजों के लिए जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, राजस्थान से जो केंद्रीय मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष हैं, और क्या अब रणनीति हो सकती है, किस तरह के कांग्रेस चेहरे ला सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल कसवा का टिकट कटना, ये बड़ी राजनीतिक घटना है, और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से बात है, फिर भी टिकट कट गया, तो क्या कांग्रेस उनको लाने की प्रयास कर सकती है? देखिए, बीच में राजेंद्र राठौड़ के चुनाव हारने के बाद, हारे तो तारानगर से, पर चूरू की राजनीति में जो डेवलपमेंट हुए और सहारण इस्तीफा दे करके और राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में आ जाए, इसकी चर्चा चली राजनीतिक सियासत गलियारों में। उसमें सहारण को लोकसभा का टिकट देने की बात चली थी। तो जब वो बात नहीं बनी और राहुल कसवा ही उसमें आड़े आए कि राहुल कसवा का टिकट कैसे कटेगा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये कोशिश की, उन्होंने तभी समझ लिया कि राहुल कसवा वो व्यक्ति है जिसको आड़े से हटाना जरूरी है राजनीति में वापस अपनी पुनर्स्थापना के लिए। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। राहुल कसवा जिस बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी राम सिंह कसवा, उनका जो वर्चस्व रहा है, सांसद रहे हैं। ये मम्मी भी कमला कसवा विधायक रही है। हाँ, कमला कसवा विधायक रही हैं, और परिवार में और भी लोग बड़े पदों पर हैं देश के। एक चीज और मैं अपडेट करूंगा कि कुछ ऐसे साक्ष्य थे जो मेरी जानकारी में है, तारानगर की चुनाव को लेकर, कुछ तारानगर से लेकर चूरू तक की पॉलिटिक्स के कुछ ऐसे साक्ष्य। मतलब आपका कहना है कि राजेंद्र राठौड़ हारे, उसमें राहुल कसवा का कोई इन्वॉल्वमेंट था? कुछ इसी तरीके के साक्ष्य थे। संगठन के पास लगातार जानकारी थी, इवन बहुत सारे नेताओं की जानकारी पहुंची, इसी सीट को लेकर नहीं, कई सीटों को लेकर पहुंची। एक और मैं बीच में बात बोलूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे नेताओं की बात चली। हम जो हारे हुओं की बात कर रहे थे, उनमें अब प्रभुलाल सैनी को संगठन में ले लिया गया है। प्रभुलाल सैनी के लिए सुखद अनुभूति है। तो दूसरा एक और नाम है, हम दो नाम ले रहे थे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी टोंकसवाई माधोपुर से भी एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं एक और बता देता हूं आपको कि इस बात को सुनकर आप भी हैरत में पड़ेंगे। एक और नाम है जिसे लेकर चर्चा की गई है, वो है जयपुर शहर से रामलाल शर्मा। फिर उसके बाद एक विकल्प और दिया गया कि रामलाल शर्मा को जयपुर शहर से नहीं देते हैं तो जयपुर शहर से यदि वैश्य को देते हैं तो ग्रामीण से
रामलाल को दिया जाए, इस तरीके के संतुलन तक की बात चली है। तो ये हारे हुए 4 लीडर थे, मैं बता देता हूं। 3 लीडर तो ये थे सामने, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, चौथा प्रभुलाल सैनी। अब रामलाल शर्मा जयपुर ग्रामीण से और जयपुर शहर दोनों से वो उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं? बिल्कुल, रामलाल शर्मा को लेकर, क्योंकि मुझे याद आता है एक बहुत बड़े नेता ने पिछले दिनों उन्हें बुलाकर ये कहा था कि रामलाल, निराश मत होना, हार जीत चलती रहती है, आप अपना सतत प्रयास रखना। और वो हारने के दूसरे दिन भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए थे, उसी दिन से एक्टिव। अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ ही बने हुए, जिस तरह से ये टिकट काटेंगे, चाहे हम इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन 4 व्यक्तियों का नाम लिया गया, ये चारों पॉलिटिकल सिस्टम में वसुंधरा विरोधी माने जाते हैं इस वक्त। प्रभुलाल सैनी वसुंधरा के राजे के साथ थे, कभी आज वो ओम बिरला के साथ है। आज चारों जो हार गए चुनाव वो वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाते हैं। क्या राहुल कस्बा पूरी तरह साथ है वसुंधरा राजे पूरी तरह साथ थे, तो वो विकेट तो उखड़ गया जो वसुंधरा राजे के साथ पूरी तरह था। और वो चारों, उनके रिहेबिलिटेशन की पार्टी कितनी चिंता करेगी उन चारों की? एक अकेला नाम नहीं है राजेंद्र राठौड़, एक बिल्कुल 4 हैं। और इन चारों के हार के कारणों की जांच करती है पार्टी, हार के कारणों की जानकारी लेती है, एविडेंस इकट्ठी करती है, लोग एविडेंस देते हैं, उस पर भी कोई ना कोई एक्शन पार्टी कभी ना कभी लेना शुरू कर दिया पार्टी ने राहुल कस्बा केस में। इसलिए ये चारों उस दहलीज पे खड़े हैं कि कोई एंट्री मिल रही है क्या चुनाव में। तो ये इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता कि राजेंद्र राठौड़ राजसमंद जाए, सतीश पूनिया अजमेर जाएं, और ये जैसा इन्होंने कहा है कि जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर से रामलाल शर्मा लड़ ले, कर्मठ है, वो भी जनरल सेक्रेटरी रहे यूनिवर्सिटी के, सतीश पूनिया भी जनरल सेक्रेटरी रहे यूनिवर्सिटी के, राजेंद्र राठौड़ अध्यक्ष रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के, ये 3 तो छात्र नेता ही है। तो ये एक अवसर है। और प्रभुलाल सैनी के लिए आपने जैसा कहा, लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, पूर्वी राजस्थान ERCP का एक बड़ा मुद्दा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धन्यवाद आभार यात्रा निकाल रहे हैं, पहला विकेट वहां से उड़ा रंजीता कोहली का, उसी इलाके से मुख्यमंत्री आते हैं, उनका गृह राज्य जिला है वो। रामस्वरूप कोहली को दिया गया, पहले सांसद रह चुके हैं। रंजीता कोहली के 5 साल में कभी पत्थर मारे जा रहे हैं उनकी गाड़ी पे, कभी गोली चल रही, कभी FIR दर्ज हो रही, कई सारे किस्से हुए, लगातार कंट्रोवर्शियल बनी रही वो। और जो 5 साल का कार्यकाल देखोगे तो ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कि रंजीता कोहली को चेहरे को देख के लोग वोट डालेंगे, दो लोग ज़्यादा वोट डालेंगे, ऐसा नहीं था। उस रात 2 लोग कम वोट डालते। तो आलाकमान कितना भी आश्वस्त हो, अनुच्छेद 370 पे आश्वस्त, राम मंदिर पे आश्वस्त, मोदी है तो मुमकिन है आश्चर्य, फिर भी सतर्क है कि कोई चूक ना हो जाए। इसी पर मैं आऊँगा, मैच्योर पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन BJP। देखिए, बीजेपी बहुत गंभीरता से लेती है। बीजेपी इतनी चिंता करती है कि आज जब CP जोशी की आप लिस्ट देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको कई ऐसे नाम भी आएंगे। हम व्यापक रूप से बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक चेहरे ऐसे भी आए हैं जो वास्तव में आवश्यक थे, उनको आवश्यकता थी। कुछ चेहरे ऐसे भी आए हैं, सारे चेहरों के लिए मैं नहीं कहूँगा, संगठन के चेहरे, बिल्कुल संगठननिष्ठ चेहरे आए हैं। दूसरी बात यह है कि मैच्योर पॉलिटिक्स की बात जो आप कह रहे हैं, तो सर जो बोल रहे थे भरतपुर सीट के लिए, मैच्योर पॉलिटिक्स भरतपुर में नजर नहीं आ रही थी। रंजीता जो थी, रंजीता जो पूरा तामझाम लेकर चलती थी, और सर ने कहा पत्थर फेंकना और ये सारा, भरतपुर का मिजाज बिल्कुल अलग है, भरतपुर का वोटर अलग है, भरतपुर के वोटर का। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय कम बचा है और आपसे वो बिल्कुल जरूरी है सवाल करना। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह उम्मीदवार हैं और ये 4 बार तो सांसद रह गए। वो वसुंधरा जी 5 बार सांसद रह चुकी वहीं से, खुद माँ बेटा, बीच में ये ऑफर थी माँ को कि आप लोकसभा लड़ लो, बेटे को विधानसभा लड़ो, शी रिफ्यूज, मना किया उन्होंने, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में। और वो दिल्ली की राजनीति जाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, राजस्थानी राजनीति रहना चाहती थी, मुख्यमंत्री नहीं बनी। इसके बावजूद उनका ये संकल्प था कि मैं विधानसभा में ही रहूंगी, लोकसभा में मेरा बेटा था, बेटा है, बेटा रहेगा। तो इसलिए ये उनका स्टैंड था, उसी कारण दुष्यंत सिंह को मिला। उन्होंने आलाकमान जो दूसरे मुख्यमंत्रियों को दिया है, शिवराज वैसे उनको दे सकते, हाँ वैसे दे सकती थी। दूसरी बात, महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कांग्रेस में मंत्री थे पिछली गहलोत सरकार में, जिसको कोसते नहीं थक रही बीजेपी, उसी से बीजेपी में आए। आज भी उनकी पत्नी कांग्रेस की जिला प्रमुख है, और महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट दे दिया। क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ का बीजेपी का सिनेरियो बदल दिया, इधर कनकमल कटारा का टिकट कटा, उधर अर्जुन लाल मीणा का। तो ये जो बेसिकली वो जो बीजेपी के लोग हैं वो उसको कैसे लेते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस के लोगों में तो जो सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन लाल बामनिया का कांटा निकल गया, जो झगड़ा हो रहे थे दोनों में, अर्जुन बामनिया का बेटा लड़ेगा, विकास बामनिया, तो चूंकि टर्न इस वक्त बांसवाड़ा का है, डूंगरपुर का आदमी नहीं लड़ेगा।
तो उस केस में क्या सोच रखा है बीजेपी आलाकमान ने, ये देखने वाली बात होगी। अनिल सर से हमारी बात हुई, ऐश्वर्य से बात हुई, और राजनीतिक पूरी बातचीत का सिलसिला आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। इन 15 सीटों के मिजाज को बहुत बखूबी तरीके से यहाँ समझाया गया, एक एक नाम पर पूरी तरह सामने आया, क्योंकि अब जिस तरह की बात उदयपुर वागड़ की जा रही है, तो ऐसा लग सकता है कि आने वाले समय में भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वो अलायंस भी नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस तरह महेंद्र मालवीय को टिकट दिया गया है। लेकिन जैसे ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग भी किए, सोशल इंजीनियरिंग भी की, और अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के साथ ही और नए चेहरों पर भरोसा भी था। अनिल लोढ़ा जी एक लास्ट बात कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस को रणनीति बनानी है तो नागौर में हनुमान बेनीवाल को साथ लेना होगा और वहां बाप को साथ लेना पड़ेगा बांसवाड़ा में, तो दोनों इलाकों में, दोनों सीटों पर कांग्रेस टक्कर में आ जाएगी। और ये बात सही है, और जिस तरह से, और ये भी बात सही है कि बड़े चेहरों को कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतारना पड़ेगा, जिस तरह भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवार, ओम बिरला, कैलाश चौधरी जैसे बड़े चेहरे, बड़े नाम अब सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती होगी कि उनकी जो ना कर रहे हैं अब तक बड़े चेहरे, अब उनको हाँ करने के लिए कहना पड़ेगा, और कांग्रेस का आलाकमान शायद उन पर प्रेशर क्रिएट करे इस बात को लेकर। बिल्कुल योगेश जी, यकीनन एक लूप ऑफ एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी की सूची और खासतौर पर राजस्थान का पूरा विश्लेषण आप सभी ने किया। आपका, अनिल सर का और सहयोगी ऐश्वर्य का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।